हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको मोल क्लियर हो गए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में कि मोल क्या होते हैं। क्या होता है मोल? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सपोज कीजिए मैंने सोडियम लिया, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें इसके मोल्स निकालने हैं। कितने ग्राम में? हमने इसको वेट दिया है इसका 100 ग्राम में इसका जो है आप मोल्स निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे मोल्स? NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है? 100 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालेंगे? हर एक का मॉलिक्यूलर वेट आपस में जोड़ेंगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1 जोड़ लीजिए। 40 आ रहा है, ठीक है। हम 40 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या आता है? 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2.5 मोल्स। तो हमारे 100 ग्राम में NaOH कितने मोल्स हो गए? 2.5 मोल्स, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक। अब ये भी आपको बता दूं कि जो मोल्स होते हैं ये तो हमने एक ड्राई सब्सटेंस के लिए निकाला, लेकिन जो गैस है ये तो सॉलिड सब्सटेंस थे। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको गैस में क्या होता है, लीटर आयतन होता है उसका। तो एक मोल में कितना आयतन होता है उसका, कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना है। ये होता है एट STP। STP क्या होता है यहाँ पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है केल्विन में 273.15 केल्विन। अगर आप सेल्सियस में नाप रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये दोनों सेल्सियस पैमाने पर बराबर होते हैं। एक सेल्सियस का तो 273.15 केल्विन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये टेम्परेचर है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर जो कोई भी गैस है अगर उसका टेम्परेचर कितना है, हम 0.15 को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नॉर्मल हम कैलकुलेशन में 273 लेते हैं, ठीक है। तो गैस का 273 टेम्परेचर हो केल्विन में और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ये बात क्लियर हो गई आपको? प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है मिलीमोल्स। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर अक्सर मिलीमोल्स देखने को मिल जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन से पहले एक टॉपिक है छोटा सा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स सीख लीजिए आप क्या होते हैं। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000। मिली का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह से मिलीमोल्स होते हैं। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है? आपको याद हो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर खेत है, हमने उसके 4 भाग किए हैं। एक भाग में आलू की खेती होगी, 2 भाग में हमारी टमाटर की खेती होगी। तो आप ये बताओ पूरे एक खेत में कितने भाग में आलू की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है? तो आप बहुत सिंपली बता देते हो, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/4 पार्ट में तो हमारे हो गए आलू, और यहाँ पर कितने 2 पार्ट्स है ना, 2/4 मीन्स 1/2 पार्ट में हो गया हमारा क्या? टोमेटो, ठीक है। आप ऐसे तो करते हो, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या करा, हम इसको फ्रैक्शन कर दिया। फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भाग। हमने भाग क्या करा? 1/4, दैट इज हमारा भाग हो गया कितना? 1/4, दैट इज फ्रैक्शन। तो मैं कहूँगी इसका कितना फ्रैक्शन है? तो 1/4 फ्रैक्शन है। अगर मैं ऐसे पॉइंट में लिखूंगी तो 0.25 फ्रैक्शन हुआ। ये क्लियर हो गई ये बात। अगर मैं इतने पॉइंट की बात करूं जहां हमारे क्या है, यहाँ पे
हमारे टोमेटो हैं, ये कितना पार्ट हो गया, 0.50 हो गया, इस पूरे खेत का आधा भाग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.50। 1 में हमारा फ्रैक्शन कितना है, 0.50 हमारा टोमेटो ले गया, हमारा 0.25 पार्ट जो है हमारा जो है आलू ले गया, बचे हुआ 0.25। आप यहाँ पे अपना खेल सकते हैं, खेलने का ग्राउंड है ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मोल का फ्रैक्शन है, वो किस तरह से है, जैसे मान लिया एक हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लो, या आप पहले अब सूखा मिक्स करो। आपने सूखा क्या मिक्स करा, आपने नमक उठाया अपने घर से, ठीक है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, ठीक है, शुगर डाल दी, ठीक है, फिर उसमें आपने खाने का सोडा आपके घर में रखा ही रहता है, खाने वाला NaHCO3, वो डाल दिया, तीनों को मिला लिया, क्लियर है। अब जो आपने मिलाया, ठीक है, पूरा हमारा सॉल्यूशन बन गया 1 मोल, पूरा हो गया 1 मोल। अब आप हमें तीनों के फ्रैक्शन बताओ। इसका फ्रैक्शन है यहाँ पे 0.2, ठीक है, इसका फ्रैक्शन है यहाँ पे 0.4। अब बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करेंगे, 0.2 को जोड़ा, 0.4 को जोड़ा, प्लस इसको मान लिया x इजिकल टू कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। 0.6 प्लस x इजिकल टू 1, डेट इज x इजिकल टू 1 माइनस 0.6 इजिकल टू 0.4। ये फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया आंसर में, 0.4, ठीक है। ये तो हमने लिया मोल फ्रैक्शन की भाषा में। आप सिंपल भाषा में ले लो। जैसे मान लिया आपने 20 ग्राम NaCl मिलाया, 10 ग्राम शुगर मिलाई और उसमें 5 ग्राम NaHCO3 मिला लिया, ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया, 30 एंड 35 हो गया, 35 हो गया। अब आपसे पूछा जाए इसके कितना फ्रैक्शन है, तो आप कैसे निकालोगे सिंपल भाषा में, 20/35, ये इसका फ्रैक्शन हो गया, इसका भाग हो गया था ना, शुगर का भाग कितना हो गया, 10/35 हो गया। जस्ट अ मिनट, NaCl का कितना पार्ट हुआ, 20/35 हो गया, शुगर का पार्ट कितना हो गया, 10/35 हो गया, क्लियर है। NaCO3 का पार्ट कितना हो गया, 5/35 हो गया। ये बात क्लियर हो रही है आपको, डेट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक। हमने जब सबको मिलाया तो हर एक का कितना कितना भाग है, हम इस तरह से समझ सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। अब क्लियर हो गया आपको मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो है हम इसका सवाल करेंगे, सवाल से आप और अच्छा समझोगे कि हम किस तरह से मोल फ्रैक्शन को निकाले। जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम कैसे मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है उसका लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेती हूं मैं। ये आपने लिख लिया, ठीक है। फिर अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूं। In a mixture of Na2CO3 and NaCl, number of moles of Na2CO3 are 7, then calculate mole fraction of Na2CO3 if total moles are 10। क्या करा उन्होंने, मिश्र कर दिया सोडियम कार्बोनेट की, कपड़े धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड NaCl को। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 कितने हैं, 7 है। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 की दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन Na2CO3 का निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2CO3 क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3
अपॉन टोटल मोल्स। NaCO3 के मोल्स कितने हैं? 7 गिवन है, टोटल मोल्स 10 है, कितना आएगा? 0.7। डेट इज सो सिंपल। क्लियर होगी बात? इस तरह से हम निकालते हैं। अब एक चीज और आपको समझनी है यहाँ पे, 0.7 मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक में से निकालते हैं, जैसे हम भाग निकालते हैं ना मैथ्स में, एक में से 1/4, 1/2, 1/8 ये पार्ट्स करते हैं। ऐसे मोल फ्रैक्शन के केस में जो भी मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे एक में से निकालेंगे। एक का पार्ट हमारा 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, लेकिन इन सब का टोटल कितना होगा? 1 होगा। अगर आप कोई भी मिक्सचर बना रहे हो, जैसे मान लिया Na2CO3 मैंने 0.7 दिया, तो वहाँ पर NaCl कितना बचेगा? वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 में से 0.7 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 0.3। डेट इज 0.3 मोल्स कितने होगा? NaCl के। ये ध्यान रखना है। अगर मैं Na2CO3 के 6 मोल्स 0.6 मोल्स लूंगी, मोल फ्रैक्शन इसका 0.6 है, तो इसका NaCl का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? 0.4, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन जुड़ के टोटल मोल बनेंगे। ठीक, तो एक चीज आप और लिख लीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना आए। इन अ मिक्सचर ऑफ A, B and C, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसे हम में XA से डिनोट करते हैं। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर डिनोट करें हम, इफ दैट इज XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या हो जाएगा? XC, देन XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, की हमेशा याद रखना है। मोल फ्रैक्शन जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये हमारे मिक्सचर में 0.2 है और ये 0.3 है, तो कितना बचा? ये 0.5 होगा। क्लियर हो गई बात? ये आपका कंप्लीट हो गया मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ मिक्सचर ऑफ Br2 and I2, XBr2. XBr2 means, what is XBr2? Mole fraction of Br2 is equal to 0.6. Calculate number of moles of I2 if total moles is equal to 10. निकालो भाई। हमें क्या दिया हुआ है? मिक्सचर I2 और Br2 का है। Br2 के मोल्स दे रखे हैं, तो क्या हम I2 के मोल्स निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 चाहिए, तो पहले हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन हमें यहां से मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 is equal to 1 minus mole fraction of Br2 is equal to 1 minus 0.6 is equal to 0.4 आ गया। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन टोटल मोल्स। ये हमें दिए हुए हैं 0.4 दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2। अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 0.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, NI2 लिख देती हूँ शॉर्ट में इसको मैं। टोटल मोल्स कितने हैं? 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितने आ गए? 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितने मोल्स हो गए I2 के? 4। टोटल मोल्स है 10, तो बच्चे कितने Br2 के? 6। अगर पूछता है Br2 के, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इतना क्लियर हो गया? सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया मोल फ्रैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है हमारा ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस, और इससे ही आता है हमारा इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो इक्विवेलेंट वेट समझने से पहले आप समझो ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है। व्हाट इज
ग्राम इक्विवेलेंस। चलिए अब आप लिखना नहीं, अब आप समझना, मैं बता रही हूँ आपको। NaOH जब HCl से रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है, बेस और ये एसिड, क्या बनाएगा, NaCl और साथ में वाटर बन जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो रहे हैं दोनों, ठीक। एक रिएक्शन ये है। सेकंड रिएक्शन, NaOH जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां पर Na2SO4 बन रहा है। Na2SO4 बनने के लिए यहां पर सोडियम के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में, क्लियर है। ये जानते हो आप, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, रटते तो नहीं हो कि Na2SO4 क्यों बनता है, Na3SO4 या NaSO4 क्यों नहीं बनता, CSO4 Ca2SO4 क्यों नहीं बनता, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। SO4 जो रेडिकल होता है उसमें -2 चार्ज होता है, तो इसलिए और जबकि सोडियम पर एक प्लस चार्ज होता है, इसलिए -2 चार्ज को पूरा इस कंपाउंड में न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तब SO4 के साथ ये Na2SO4 बनता है। Cl पे एक -1 चार्ज होता है, तो यहाँ एक ही परमाणु आके जुड़ेगा। ये तो बात आपको क्लियर है ना, ठीक है। इसमें रटना नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करो आप केमिस्ट्री का, तो कहीं भी रटने की गुंजाइश नहीं रहती। इतना तो क्लियर होगा ना, ठीक है। ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं है, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम के परमाणु हैं, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, पहले ऑक्सीजन देखा करो। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, 2, और यहाँ पे कितनी, 4, 6 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी, 4, और यहाँ कितनी है, 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 6 हो गई। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, और यहाँ 2, 4, यहाँ कितने, 4। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपसे ये कहूँ, आपको 2 अटैचियाँ उठानी है, 2 भारी भारी अटैचियाँ हैं आपको उठानी है, और आपको अपने एक हाथ का इस्तेमाल करना है, ठीक। अटैची आपकी यहाँ रखी हुई हैं, ये 2 अटैचियाँ, और आपको यहाँ तक लेकर आनी है। सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करना है, दूसरे हाथ का नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक अटैची को उठा के यहाँ पे ला के रखोगे, फिर आप लौट कर आओगे, फिर दूसरी अटैची को लेके जाओगे, यहाँ रखोगे, फिर लौट कर आओगे। काम में डबल टाइम लगेगा, 2 बार करना पड़ेगा काम को, क्योंकि आपने एक हाथ का इस्तेमाल किया है। यही मैं आपसे कह दूं कि आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों हाथों को एक साथ यहाँ पर अटैची रख दोगे, क्लियर है। एक साथ दोनों को कैरी कर लोगे, और वहां क्या कर रहे थे, एक बार में सिर्फ एक को कैरी कर पा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ HCl जब विलयन में जाता है तो H देता है, केवल एक H। हाँ जब H2SO4 विलयन में जाता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं ना, क्या करता है, 2 H देता है। ये 2 H दे रहा है, और ये सिर्फ 1 H दे रहा है। इसकी क्षमता सिर्फ इतनी है कि ये 1 H सिर्फ एक NaOH KOH को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पर उसी टाइम पे उतनी ही क्वांटिटी में, जैसे आप अकेले हो, इसको ऐसे समझो, आप अकेले, आप HCl हो, पहली कंडीशन में आप क्या बन गए थे, HCl। आपके पास सिर्फ आपको अपने एक हाथ का इस्तेमाल करना था, तो आप सिर्फ एक अटैची उठा पा रहे थे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में मैंने कहा आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि 2 H हो गए आपके दोनों हाथ, और आप दोनों अटैची उठा सकते हो एक साथ, तो आप 2 NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहे हो। बात क्लियर हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ, पहली कंडीशन में आपकी कैपेसिटी ज्यादा है या दूसरी कंडीशन में कैपेसिटी ज्यादा है? पहली कंडीशन में आप सिर्फ एक ही अटैची उठा पा रहे हो, कैपेसिटी कम हो गई। दूसरी कंडीशन में आप दोनों अटैची एक साथ उठा पा रहे हो, कैपेसिटी ज्यादा हो गई, आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई, आपकी पावर ज्यादा हो गई, आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया।
ऐसे यहाँ पर होता है। HCl एक बार में सिर्फ एक NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ H2SO4 उसी मात्रा में, अगर हम उतनी मात्रा इसकी लें, उतने ही मोल कह सकते हैं, यहाँ 1 मोल से बहुत जल्दी समझ में आता है, यहाँ 1 मोल है, या एक मॉलिक्यूल ले लो, सबसे आसान, इससे आसान क्या, एक मॉलिक्यूल, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया बस, आप अकेले एक इंसान हो ना, दैट इज एक मॉलिक्यूल HCl केवल एक NaOH के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ देखो। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही H2SO4 एक मॉलिक्यूल, केवल एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 NaOH के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, आप बताओ, सोचिए, बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, H2SO4 की कैपेसिटी ज्यादा होगी। H2SO4 की कैपेसिटी ज्यादा हो गई मीन्स H2SO4 की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई। ये एक बार में 2 NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि HCl एक ही NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो किसके अंदर पावर ज्यादा हो गई, किसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई, H2SO4 की ज्यादा हो गई। आ गई बात समझ में, यही है ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, H2SO4 की ज्यादा है HCl से, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया HCl से, इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई, तो उसकी उतनी ही कम मात्रा में आवश्यकता होगी। जैसे आपको एक अटैची उठाने में डबल टाइम लग रहा है, जबकि 2 अटैची एक साथ उठा रहे हो तो कम टाइम, आधा टाइम लग रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर HCl की एक मात्रा की आवश्यकता है, एक मॉलिक्यूल की आवश्यकता है एक NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यहीं पर एक NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 के आधे मॉलिक्यूल काफी है। या हम ये कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम करना स्टार्ट करोगे, जब नीट और IIT के एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और उस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो सोचना पड़ता है, जो आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं केमिस्ट्री में, वो यहीं से शुरू होते हैं जब हम कोई रिएक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंस को समझ लिया तो समझ लो हमने बहुत कुछ समझ लिया, वहाँ से आप रास्ता निकाल लोगे कि मैं इस कठिन से कठिन प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करूं। तो उसको निकालने के लिए रास्ता आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस पर सबसे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, और हो सकता है इसलिए वीडियो लंबा भी हो जाए, लेकिन आप ये बात समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको कोई सवाल रटना ही नहीं पड़ेगा, आप कठिन से कठिन सवाल को सॉल्व करने की एबिलिटी को डेवलप कर पाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती, ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जब कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसे उतनी ही कम मात्रा में आवश्यकता होगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये था हमारा ग्राम इक्विवेलेंस। अब आप इसके में थोड़ा सा लिख लीजिए। सबसे पहले ये जरूर आप लिखिए, ये स्टेटमेंट तो आपने माइंड में रखिए, ग्राम इक्विवेलेंस इज द combining capacity of a substance। ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसमें तो आप स्टार लगा लीजिए और इसको याद रखिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, जो स्पेशली कंपटीशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, A और B मिलकर बना रहे हैं C और D, ठीक है। मैंने कहा रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट यानी कि A ने B से रिएक्शन करके पूरा C एंड D बना लिया। और व्हेन, ऐसे लिखो उसको, व्हेन 100% रिएक्शन कंप्लीट, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा। कुछ स्पेस कम हो रहा है, मैं दोबारा से लिख दूंगी, तो आपने लाइन लिख ली है ना, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं। A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D व्हेन रिएक्शन कंप्लीट
100%। जब 100% कंप्लीट हो गई तब ग्राम इक्विवेलेंस, मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा है, ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ डी। इस चीज़ को आप गांठ मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, NaOH H2SO4 से रिएक्शन करके Na2SO4। आप भी सोच रहे हो कि मैडम बार बार एक ही एग्जाम्पल क्यों ली जा रही है, वो भी इतना सिंपल इसलिए लेती हूँ ताकि माइंड में बैठ जाए चीज़। कठिन एग्जाम्पल लूँगी भूल जाओ। तो ये चीज़ है, इसकी जो इक्विवेलेंस है इसके इक्विवेलेंस के बराबर होंगे। मीन्स क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH ऑलवेज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। ये हमेशा गांठ बांध लो और याद रखना, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो रिएक्शन पूरी तरह से 100% कंप्लीट होती हैं, उनमें जो अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपने ग्राम इक्विवेलेंट के अनुपात में रिएक्शन करते हैं। उनके ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। बात क्लियर हो गई? उनकी ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे IIT और नीट लेवल की तब काम आती है। क्लियर? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, इसका फॉर्मूला लिखो आप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का हमें ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस आ गया। मैंने क्या बताया? जो कंपाउंड है वो ग्राम इक्विवेलेंस के बराबर आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिखो। ये क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? यही समझ में आ जाएगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? भाई हमें तो हर चीज जाननी है। सोडियम अपने ऑटोमोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, इसकी वैलेंसी +1। कैल्शियम या कहो मैग्नीशियम अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, +2। इतना तो आपको पता ही होगा। वैलेंसी कहाँ से आती है? ये उनकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं, डेट इज वैलेंसी। अगर वो दे रहा है तो +2 में वैलेंसी, उसकी वैलेंसी 2 कहलाएगी। ऑक्सीजन स्टेट होती है +2 में, कि हम फर्दर जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑक्सीजन स्टेट जो होती है हम उसको प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं, जबकि वैलेंसी हमारी सिर्फ नंबर होती है, उसमें कोई भी साइन नहीं आता है। तो यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तभी तो आपने देखा जब Mg जो है CO3 से, CO3 की कार्बोनेट आयन जो होता है इससे -2 चार्ज होता है, इससे रिएक्शन करता है तो MgCO3 बनाता है, जबकि सोडियम Na2CO3। कंपाउंड ऐसे तो बनते हैं। अगर आपको वैलेंसी पता है हर एक एलिमेंट की, वो वैलेंसी कैसे पता होगी? जब आपने पीरियडिक टेबल याद की होगी। पीरियडिक टेबल में उसकी सिचुएशन आपको पता होगी। आपको ये क्लियर होगा कि इस मॉलिक्यूल, इस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कब पता होंगे? जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। तो इनकी बेस कहाँ से जुड़ा हुआ सारा? अगर आपने कि हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का अगर आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद कर लिया है, उतने याद कर लो जितने की यूजुअली केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो याद कर रखा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये चीज़ निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहो, एटॉमिक नंबर याद करते रहो, जिससे कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसमें कभी दिक्कत आएगी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है लाइमस्टोन दे दिया जाता है एग्जाम में और उसका फॉर्मूला नहीं दिया होता। अब आप सोचोगे लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 होता है। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन आता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो हम
कैसे निकालोगे, फॉस्फेट में -3 चार्ज होता है, कैल्शियम +2 चार्ज होता है, चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कैल्शियम Ca3 बन जाए, इसका चार्ज इस पे आ गया PO4। क्यों हो जाता है ऐसा? देखो जब हम बराबर करेंगे 3 से यहाँ गुणा कर दिए, 2 से यहाँ गुणा कर दिए, 6 हो गए, तो हमने यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। इस तरह से बनता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम और क्लियर करेंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ कब पता होती है? जब आप अभी से ही याद कर लोगे इस चीज़ को कि एटॉमिक नंबर हर एक एटम का क्या है, तो उसकी वैलेंसी भी आपको पता चल जाएगी। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई? ठीक है, तो वैलेंसी क्लियर हुई आपको। ये हो गया हमारे एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। अब हम चलते हैं अपना एल्युमिनियम और बोरॉन। एल्युमिनियम में क्या होता है? एल्युमिनियम की +3 वैलेंसी, +3 चार्ज आता है इस पर, तो 3 हो गई इसकी वैलेंसी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। ठीक है, तो हमें जैसे माने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम ही निकालना है, तो एल्युमिनियम का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना हमें, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 27, वैलेंसी इसकी 3, तो 9 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हमें कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का वेट होता है 40, वैलेंसी इसकी 2, देन 20 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। ये बात क्लियर हो गई? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के ये तरीके हैं। आप एटम का आराम से निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी से डिवाइड करके। ठीक है, अब आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डेट इज अ प्योर नंबर। इसे केमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट रासायनिक तुल्यांक क्यों कहा गया है? इसे एक और नाम क्या दिया गया है इक्विवेलेंट वेट को? यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिखो, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब आप नाम से समझ पा रहे हो? केमिकल यानी कि एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल मीन्स एक रिएक्शन हो रही है केमिकल, और वो कैसी हो रही है? इक्विवेलेंस, तुल्यांक में हो रही है, यानी कि उनके इक्विवेलेंट वेट आपस में कैसे होंगे? ग्राम इक्विवेलेंस आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर होगी? इसलिए इसको केमिकल इक्विवेलेंट भी कहा गया है। अब होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का और सॉल्ट का कैसे निकालते हैं? अभी तो मैंने आपको एलिमेंट का बता दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले, उसमें एसिड हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट हो गए, तो आप उसके लिए लिख लो। आप इस तरह से बना लो इक्विवेलेंट वेट। पहला है फॉर एसिड्स, फॉर बेस, फॉर सॉल्ट्स। एसिड बेस मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट, इसको मैं शॉर्ट में MOL लिख रही हूँ, मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन बेसिसिटी। आप चाहें तो पूरा लिख लो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ आएगा नहीं, स्पेस कम है इसलिए मैंने लिख दिया है। बेस के लिए आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अच्छा, एक चीज़ अभी मैं बताती हूँ, पहले नोट कर लो आप इसको। सॉल्ट्स के लिए क्या फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे हो गए एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एक का और आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी बाद में दिखाऊंगी, स्पेस कम है। तो पहले आप इसको समझ लो, बेसिसिटी क्यों ली हमने? एसिड जितना एचायन देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, क्योंकि वो उतने ही बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। बेस के लिए एसिडिटी वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो बेस हम जितने एचायन देता है वो उतने एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। तो एसिड के लिए हम बेसिसिटी यूज़ करते हैं, बेस के लिए हम एसिडिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने पेट की एसिडिटी मत समझ लेना, ये बेस की एसिडिटी है। ठीक है, और सॉल्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। अब हम इसके एग्जाम्पल करें तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? पहले आपने की नोट कर लिया है? ठीक है, चलिए पहला हम इसी पे निकालते हैं, एसिड्स पे। एसिड हमारे सिंपल वाले एसिड उठा लो भाई, सबसे सिंपल एसिड, सबसे हमारा सबसे फैमिलियर एसिड है HCl, सबसे सिंपल। अब इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, बताओ भाई? क्लोरीन का 35.5, अभी तक याद नहीं हुए तो याद कर लो आप जल्द से जल्द।
और एक जोड़ा 36.5। बेसिसिटी कितनी है, ये कितना एचआईएन देता है, एक ही तो एचआईएन देता है, एक हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इतना ही हो गया। H2SO4 की बात करें, H2SO4 2 एचआईएन देता है, तो इसके लिए अच्छा H2SO4 को मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 जोड़ा प्लस 32, 16 चौका 64, 98 आ गया। 98 अपॉन 2 एचआईएन देता है, ठीक। अब ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने बताई थी उस वक्त। यहाँ पर हम इसकी इतनी मात्रा ही काफ़ी है, आधी मात्रा काफ़ी है, यहाँ पर इसकी पूरी मात्रा चाहिए। यहाँ से पता चल रहा है ना कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको क्लियर है। ये हमारा एसिड के लिए हो गया। एक 3 वैलेंसी वाला एसिड ले लेते हैं जो 3 आयन देता है, H3PO4। ये क्या करता है, 3 H आयन देता है, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना, टाइम लगेगा मुझे निकालने में। 3 प्लस फास्फोरस का 31, 16 चौका 64, 98, ठीक है। 98 अपॉन 3 आ गया। ये हमारा एसिड के लिए हो गया। बेस के लिए आ जाओ। बेस जैसे सिंपल हमारा NaOH निकाल लोगे आप, सोडियम का 23, 16, 1 जोड़ लो सबको, 40 आ गया। कितना मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, एक ही तो OH देता ही है, ये आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी निकाल लो। कैल्शियम का कितना है 40, O का कितना है 16, 2 मिलकर 32 और 2 74 अपॉन 2 OH देना है, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का निकाल सकते हैं। आप सॉल्ट पे आ जाओ। सॉल्ट का क्या हिसाब किताब है भाई, देखो Na2CO3 हमने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन ये है हमारा, पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है टोटल, देखो यहाँ -2 और ये +2। बात क्लियर हुई नहीं हुई, 2 हो गया टोटल चार्ज। वैसे तो सोडियम +1 होता है, लेकिन यहाँ तो 2 सोडियम है ना, दो हुआ ना पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका भी निकाल लो। 23 दूनी 46, 12 48, 106, 106 बटा 2 53 आ गया। क्लियर हो गई बात। ऐसी और निकाल सकते हो, AlCl3 का निकाल सकते हो, इससे +3 चार्ज होता, मॉलिक्यूलर वेट इसका लिया अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया उसको। बात क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अच्छा, कुछ रिएक्शंस हमें बताती हैं एसिडिटी क्या होती है या बेसिसिटी क्या होती है। जैसे मान लिया मैंने NaOH की रिएक्शन कराई H2SO4 से, अभी जो मैं करा रही थी तब से Na2SO4 ना बन गया, हमारा NaHSO4 बन गया और H2O बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह से बन गया हमारा। अब क्या करें भाई, अब की H2SO4 की, अब पूछा जाए आपसे इस रिएक्शन में H2SO4 की जो है इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। पहले बेसिसिटी बताओ भाई इसकी कितनी है, ये कितने एचआईएन दे रहा है यहाँ पे तो एक ही एचआईएन दे रहा है ना, तभी तो एक ही सोडियम देखो न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ से ही देख लो, वैसे तो 2 सोडियम न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन यहाँ 1 सोडियम का आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्लियर हो गई बात, यानी कि H2SO4 कुछ इस तरह से टूट रहा है, यहाँ पे एचआईएन दिया प्लस HSO4 माइनस, कुछ इस तरह से टूट रहा है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो रिएक्शन से कुछ चीज़ें समझ में आती है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते बेसिसिटी इसकी दो होगी, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा बेसिसिटी क्या होगी। यहाँ देखो एक एचआईएन दे रहा है, एक एचआईएन दे रहा है, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा। फॉर दिस रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 कितना होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 98 अपॉन 1, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इसका यहाँ पे इस कंडीशन में। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारे हो गए एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एक हमारा जो बचता है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है, उसे हम रिडॉक्सिएशन में ही पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स
क्या होता है वही इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल ओब्लिक एटम। देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, ये कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक मॉलिक्यूल को या एक एटम को, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमारी एक रिएक्शन है, इसको आपने लिख लिया, इसको मैं मिटा रही हूँ। एक रिएक्शन होती है KMnO4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, और इसमें ये ध्यान रखना होता है 5 परमाणु नवजात ऑक्सीजन जो होती है, नेटिव ऑक्सीजन, उसके निकलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हम देखते हैं KMnO4 MnSO4 में चेंज हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, और बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो KMnO4 MnSO4 में चेंज हो रहा है कि हमें तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, बैलेंस ही करने लगे तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, Mn पे +7 चार्ज है, यहाँ पे देखो कितना है, +2 चार्ज है। हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन मिले, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए या मिले पहले तो ये बताओ मुझे। +7 से +2 हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में? हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा, जो मॉलिक्यूलर वेट है, किसका मॉलिक्यूलर वेट भला हमें निकालना, किसका है, KMnO4 का। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, देखो KMnO4 के कई सारे मीडियम होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। ये हम निकाल रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या एसिड से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो क्या MnSO4 बना रही है, तो MnSO4 बनाने में इसका KMnO4 का हम मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे अपॉन कितने चार्जेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 का चेंज हो रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, जब हम आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ोगे ना तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, उसका मेन बेसिक फिनोमेना क्या है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आज हमारा इक्विवेलेंट वेट का ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।